So, in this lecture series, next speaker is Professor Adian Bajpayee, sir, former Vice Chancellor, Himachal Pradesh University. I invite him uh, to deliver his lecture, sir. Professor Adian Bajpayee, sir. स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मैं सर। सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है पंडित जी? जी सर जी। जी, आपकी आवाज आ रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय जो 100 वर्ष पूरे कर रहा है आज, ये दोनों लोग मिलकर के श्रेष्ठ अनुष्ठान और दर्शन शास्त्र को समर्पित आयोजित कर रहे हैं। आलोक राय जी पता नहीं है कि नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उनको नमस्कार। और किसी भी कुलपति के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि इस विश्वविद्यालय का 100वां वर्ष उनके कुलपति के कार्यकाल में मनाया जाए। प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब श्रेष्ठ दर्शन शास्त्री हैं, ICPR के भी चेयरमैन हैं। अभी आदरणीय बालमुकुंद जी को हम लोग सुन रहे थे, वो हमारे इतिहास के पर्याय पुरुष हैं। जिस विषय से जो संबंधित होता है उसके रक्त मज्जा भाव सब में जो विषय जो रचपच जाता है, तो आदरणीय बालमुकुंद भाई साहब जो हमारे, वो इतिहास उन्हें रचपच गया है। कोई भी विषय उठाएंगे इतिहास से उसको जोड़ करके रखेंगे। आदरणीय बैजनाथ लाभ जी हैं, श्रेष्ठ दर्शन शास्त्री हैं। प्रोफेसर DN यादव जी हैं, के रत्नम जी हैं। बलराम सिंह जी का नाम मैंने बहुत सुना है इनका। मैसेंजर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिलॉसफी का अपना ध्वज लहरा रहे थे। प्रोफेसर RP सिंह साहब, प्रोफेसर जटर शंकर तिवारी जी, और इस पूरे कार्यक्रम में सूत्रधार हैं आदरणीय KC पांडे जी। एक पिछले कार्यक्रम में आदरणीय रमेश सिन्हा साहब ने मुझे अवसर दिया था, तभी पांडे जी से परिचय हो गया था। और दर्शन शास्त्री की एक चुंबकीय शक्ति होती है, वो जोड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे जोड़ा और चुंबक का काम हिमाचल प्रदेश भी करा था। हिमाचल प्रदेश में काम किया है और मैंने भी वहाँ पर काम किया हुआ है। प्रोफेसर राकेश चंद्रा जी और भी विभाग के बहुत सारे शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे मित्र भी जुड़े हैं, जिसमें कि मथुरेश जायसवाल फरीदाबाद से जुड़ते हैं, और अखिलेश मिश्रा जी भी हैं गाजियाबाद से, कल्पना शास्त्री की हमारे भी है, और मोबाइल जुड़ रहा हूँ और सबका थोड़ी देर में फिर आ जाऊंगा। जी सर जी। नहीं हाँ जी सर। तो विषय बहुत ही मार्मिक रखा है कि कंटेम्प्रेरी जो हमारे पास्टर्स हैं उसमें भारत की क्या क्या हो सकती है। एक तो मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष की जो दर्शन की जो धारा है वो अविरल बहती चली आई है। उस काल खंड में विभाजन, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र उस प्रकार का औपचारिक विद्यार्थी नहीं हूँ, अभी लोग हैं, आप लोग हैं। एक अविरल धारा चलती चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य एक पड़ाव हैं, भी दर्शन की एक धारा चलती है। मैं तो कहता हूँ कि दर्शन, भारतवर्ष का दर्शन उस अव्यक्त तत्व का नाम है, जो अव्यक्त तत्व एक अव्यक्त काल से निरंतर अव्यक्त रूप में हमारे बीच में अभी भी अव्यक्त रूप में उपस्थित एक व्यक्त है, और व्यक्त में एक अव्यक्त तत्व जो है वो जीवंत है, और ये अव्यक्त तत्व जो है निरंतर चलता चला जा रहा है, और इसको पकड़ने की कोशिश लोगों ने की, दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। भारतीय मूल के मनीषी हूँ और चाहे विदेशी मूल के, स्वरूप का आभास है। ये जो मन के द्वारा पकड़ा जाता है, बुद्धि के द्वारा पकड़ा जाता है, वो अव्यक्त का एक छोटा सा न दिख। हम जिस अव्यक्त की बात करते हैं वो अव्यक्त इंद्रियातीत है, अगोचर है, जिसकी बात आदरणीय सिन्हा साहब स्वयं ही कह रहे थे जब KC भट्टाचार्य जी को उदाहरण दे रहे थे। एक सैद्धांतिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष है। वैज्ञानिक पक्ष वस्तुगत हो सकता है, सैद्धांतिक वस्तुगत
जहां पर विज्ञान सिद्धांत सब तिरोहित होते हैं, वहां से भारतीय दर्शन जो प्रारंभ होता है। जहां पर मनोविज्ञान, एक मैंने अरुण सत्सई नामक ग्रंथ आप सबके आशीर्वाद से आया है, उसमें एक दोहा इस प्रकार का बनता है, वो परिस्थिति जब कुछ दर्शन होता है, वो हमारा दर्शन वास्तविक स्वरूप जो है वो हमारे चेतना, इस प्रकार के भाव भी जो है वो मन में आते हैं। गांधी भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को लेकर के एकात्मता की ओर बढ़ते हैं। विनोबा ने तपस्या के माध्यम से उस स्थिति वाइन के रूप में जो बातें की, वो भी उसी तत्व को पकड़ने की उन्होंने चेष्टा की और प्राप्त भी किया उस भाव को। तो ये सारी की सारी जो विधाएं हमारे पास में आती हैं, उसी तत्व को चेष्टा पूर्वक प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसको वहां तक हम काम करते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जो दर्शन है वो उसके मूल में यही सब कुछ तत्व जो है विद्यमान हमारे पास है। मैं क्या बताऊं, आज कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ में, और मैं मैनिफेस्टेड हूँ। मैं जो हूँ, तो मेरा निवेदन ये था कि विशेषकर भारतवर्ष की जो दर्शन है वो फिलॉसफी है ही नहीं। इसमें जो दर्शन का भाव है वो पकड़ना चाहिए। तो हम देखते क्या है जिसके बाद में हम दार्शनिक हो जाते हैं। और दार्शनिक का भी व्युत्पत्ति मूलक दर्शन की रक्षा करने वाला होता है, दर्शन की सुरक्षा करने वाला जो होगा। जैसे दैशिक शब्द बनता है देश की रक्षा करने वाला, दार्शनिक दर्शन की रक्षा करने वाला होता है। तो उस ओर जब बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, जब जो कुछ भी व्यक्त हमारे पास में है, जीव है, जगत है, माया है, इसका निर्माण करने वाला तत्व जो है वो अव्यक्त ही होगा। उदाहरण के तौर पर हम कहीं से भी कोई भी बात हम प्रारंभ करते हैं, क्या वो शारीरिक संरचना ही क्यों ना हम लेने की बात करते हैं। शरीर में यदि मान लीजिए कि भेद दिखाई पड़ता है उंगलियों में, तो हथेली उसको जो पकड़ी हुई अभेद अव्यक्त है। हथेली को बाह पकड़े हुए, बाह को शरीर पकड़े हुए, शरीर को 5 तत्व पकड़े हुए, 5 तत्वों को मन बुद्धि बांधे हुए। लेकिन इसके ऊपर जो तत्व पूर्ण और अव्यक्त है, वो यदि है तभी शरीर है। तो उस अव्यक्त को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ते हैं, तभी हम दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब आदरणीय दीनदयाल जी व्यष्टि और समष्टि की बात करते हैं, तो अभी जब सिन्हा साहब संश्लेषण की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करें, इधर दीनदयाल जी ने वही काम किया कि व्यष्टि में हम पहले व्यष्टि अपने ढंग से जो अपने को पूरी तरह से इकट्ठा कर दे, समेकित कर दे, इंटीग्रेट कर दे, जैसे शरीर मन बुद्धि आत्मा इकट्ठी हो जाए। फिर उसका समष्टि के साथ में जो है वो एकात्मता होनी चाहिए, समष्टि की सृष्टि के साथ में एकात्मता होनी चाहिए। तो इसके पीछे जो भाव है, जब व्यष्टि अपने अंदर अव्यक्त तत्व को जीवित रख करके जिएगा, तब वो समष्टि में जो अव्यक्त तत्व है उसके साथ में उसकी एकात्मता हो पाएगी। और समष्टि के बाद में सृष्टि में भी जो अव्यक्त तत्व है उसके साथ में जो एकात्मता होगी, तब जाकर के सही मायने में, सही अर्थों में व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि के बीच में एकात्मता हो पाएगी। अन्यथा क्या होगा, अगर हम दिखाई पड़ने वाले भेद, दिखाई पड़ने वाला जो व्यक्त है, आकाश के भी जो जुड़ने की सीमाएं हुआ करती हैं, इनके ऊपर कबीर जिसको कहता है पोह गंध से पातरा, पोह फूल वैसे ही कोमल है, उसकी गंध और भी कोमल है, उससे भी जो सूक्ष्म है वो अव्यक्त है। तो भारतीय दर्शन का मूल जो है उस अव्यक्त तत्व में निहित है, जिसको यदि हम जान लेते हैं तो उसको जानने के बाद में फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, और उस पर काम करने वाले कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भारतीय दर्शन का मूल ये है, इसी मूल को जो पकड़ता है वो भारतीय दार्शनिक मूल का होता है। और समझिए कि विदेशों में भी बहुत सारे
दर्शन शास्त्रियों ने इस पर काम किया है, भारतीय दर्शन पर काम किया है। और मुझे तो लगता है कि फिलॉसफी हो सकता है कि इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी हो, फिलोसफर्स भी हो सकते हैं इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स हो, थिंकिंग भी हो सकती है इंडियन थिंकिंग और वेस्टर्न थिंकिंग हो, लेकिन जब दर्शन की बात आएगी, दर्शन तो एक ही होगा। दर्शन जो है पूरे ब्रह्मांड का, पूरी धरती का एक ही दर्शन होगा, इसके इतर कोई दर्शन हो ही नहीं सकता है। यदि वो होगा तो कहीं के मनोविज्ञान हो जाएगा, कहीं की फिलॉसफी हो जाएगी, कहीं कविता हो जाएगी, साहित्य हो जाएगा। उदाहरण तौर पर जब कार्ल मार्क्स को लोग फिलोसफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। इसलिए हास्यास्पद लगता है जब कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है। आप इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की बात करते हैं, थीसिस को एंटीथीसिस से जोड़ करके सिंथेसिस बात करते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब निरर्थक, बहुत ही छोटी बात है। उसकी तुलना में गांधी बहुत ऊंचे भाव बैठे हुए हैं। मुझे तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीनदयाल जी का भाव उससे भी ऊंचा है, क्योंकि गांधी नर से नारायण करने की बात नहीं करते हैं। गांधी जो है व्यक्ति को जो है वो ईश्वर से परमेष्टि, व्यक्ति को परमेष्टि जोड़ने की बात नहीं करते हैं, दीनदयाल जी करते हैं। विनोबा और भी उनसे श्रेष्ठ हो जाते हैं और रेखा यादव और साक्षात्कार तारीख करने है। में ही जुटे हुए हैं। तिलक ये शो करता है कि कौन कितना अपने गीता सीरियस के है। माध्यम से पूरे प्रकृति के जो रहस्य है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अरबिंदो इन सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण रूप में दर्शन की धारा पर बैठे हुए अरबिंदो दिखाई पड़ते हैं। टैगोर अब को देखिए, दार्शनिक मानने में मुझे थोड़ा संकोच ये होगा। आदमी को टैगोर जी कविता पैराग्राफ है। में आप देखेंगे दर्शन कि का उपयोग करके कंफ्यूज कुछ होना चाहिए अव्यक्त को बोल व्यक्त सके। करने की जो बात आप करने की रास्ता कोशिश लेके चल करते रहे हैं। हैं ऐसे कि जितने छायावादी अगर हमारे कवि सीरियस हैं, होंगे तो निश्चित वे मिलेगा कवि हैं, दार्शनिक नहीं। आपका गंतव्य। दार्शनिक होने की और भी पूर्व शर्तें होती हैं, जिसमें कि उसका अनुभव, इंद्रियातीत अनुभव अंदर आता है और फिर सहज रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है, तब कहीं पर बात बनती है। और इसकी कुछ समझी की विशेषताएं होती हैं जिसमें काल का अंतर समाप्त हो जाए। जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया है, हमारा दर्शन जो है वो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, इसका डिवीजन, मैं गलत हो सकता हूँ, प्रोफेसर साहब इतने बड़े विद्वान हैं, मैं वो छोटा सा व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही आप कर रहे हैं मुझे बिल्कुल। मुझे 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 इससे काल में ये विभाजन हिस्टोरिकल करना हिस्टोरिकल आपत्ति। डिवीजन आपका बहुत नंबर 2, बड़ी भूखंड के स्थापना है। हिसाब से हमारा दर्शन से भूखंड के हिसाब से यदि विभाजन करेंगे, उससे मुझे आपत्ति होती है। हमने जी सर्वभूत हिते रताह का दर्शन दिया है, हमने वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दिया है, वो भी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि मानव और मानवेतर प्रजातियों में कुछ अंतर है, वो अंतर दिखाई पड़ने वाला भी दर्शन जो है वो हमारा अपना दर्शन नहीं है। हमारे दर्शन में किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है, जहां जहां प्रदर्शन है वहां दर्शन नहीं है। तो इस दर्शन के आधार पर देखिए, काल के, जो कि स्थान की, जो वस्तुओं के अतीत है, जो तीनों डायमेंशंस को समझिए कि निगेट करता है, फोर्थ डायमेंशन जो तुरीय का जो डायमेंशन है, उसमें जो स्थापित होता है, वो हमारा अपना दर्शन है। इसी दर्शन को आधार बना करके आधुनिक हमारे जिनके नाम पांडे जी ने रखे हुए हैं, इंडियन कौन से फिलोसफिकल रिसर्च ने जो नाम दिए हैं, उन्होंने काम किया है। उनको हम दार्शनिक तो नहीं मानते, लेकिन दर्शन, भारतीय दर्शन का उपयोग किया है, उपयोग करके परिणाम भी प्रकट किए हैं। इसलिए उन्हें हम दर्शन शास्त्री के कहीं कोटि में रख सकते हैं, उनको हम पढ़ा भी रहे हैं। आगे भी इस प्रकार के लोग आएंगे, अभी भी लोग इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। हम सोशल साइंसेस में भी फिलॉसफी ढूंढने की बात करते हैं। आदरणीय बाल मुकुंद पांडे जी हमारे हिस्टोरियन है, हिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, हमारे सामने प्रस्तुत की। मुझे आदरणीय पांडे जी ने अवसर दिया अपनी कुछ बातें आप सबके सामने रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कुछ विघ्न हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी सर, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति सर। आप बिल्कुल एक दार्शनिक प्रस्तुति दिए हैं सर। और यह प्रस्तुति हम लोगों को आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत में फिलॉसफी नहीं बल्कि दर्शन है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन एक ही होगा।
दार्शनिक होने की शर्त है अंतः अनुभूति, और भारतीय दर्शन में प्रदर्शन नहीं है। इन शब्दों का अत्यंत गहन अर्थ लिए हुए हमारे विद्यार्थियों को इन पर और काम करने के लिए प्रेरित आपकी वाणी करेगी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एडियन वाजपेयी सर।